हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशंस के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किस प्रकार से फाइंड किए जाते हैं। हमने उसमें कुछ 2-3 प्रॉब्लम्स किए हैं। उसके बाद हमने जो है स्टार्स नेटवर्क से डेटा नेटवर्क में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं, डेटा नेटवर्क से स्टार नेटवर्क में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है, कल हमने उसके बारे में पढ़ा था। तो स्टूडेंट, आज हम वहीं से आगे हमने कल पढ़ा कि किस प्रकार से ट्रांसफॉर्म करते हैं, लेकिन आज मैं थोड़ा सा उसमें एक दो प्रॉब्लम से आपको बताऊंगा किस प्रकार से हमने जो है डेल्टा से स्टार में हम, क्योंकि वहाँ पे मैंने कल आपको थियोरेटिकली बताया था किस प्रकार से चेंज करते हैं, लेकिन आज यहाँ पर जो है पहले मैं एक दो प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा ताकि आपको जो है और आसानी से वो चीज़ समझ में आ जाए। तो यहाँ पर मैंने एक डेल्टा नेटवर्क ले रखा है जहाँ पर मैंने 30 ओम, 10 ओम और 20 ओम तीन रजिस्टर हैं और उसको मुझे कन्वर्ट करना है स्टार नेटवर्क में, है ना। ये नेटवर्क कुछ इस प्रकार से है, ये चीज़ें मैं आपको बाद में करूँगा। इस प्रकार से आपके पास एक डेल्टा नेटवर्क है ना। तीन रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं, 30 ओम, 10 ओम, 20 ओम। इसको आपने स्टार में बनाना है, इस प्रकार से आपको बनाना है। तो कल मैंने आपको बताया था किस प्रकार से आप स्टार में, आपको मैंने फॉर्मूला बताया है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, है ना। और इसी को मुझे स्टार में बनाना है तो आपको पहले काम मीन्स मुझे ये नेटवर्क ऐसा बनाना है, अंदर वाला नेटवर्क बनाना है, बाहर वाला नेटवर्क को स्टार में चेंज करना है। तो अगर मैं बात करता हूँ, मुझे इसको मैंने नाम दिया आर ए, इस रेजिस्टेंस को मैंने नाम दिया आर बी और इस रेजिस्टेंस को नाम दिया मैंने आर सी। तो अगर मुझे आर ए फाइंड करना है तो सिंपल, मैंने कल बताया था आर ए का मतलब यहाँ पर मान लीजिए ये आर ए है आपका, तो इसके अगल, इसके दोनों साइड के रेजिस्टेंसेस को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये मल्टीप्लाई कौन कौन से हो जाएंगे, 30 × 10, इसके दोनों साइड की 30 × 10, और इसके न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में आ जाएगा 30 + 10, और तीनों जो डेल्टा में आपके पास रेजिस्टेंसेस है उनका सम करना बहुत ही इजी है। तो आर ए की वैल्यू मेरी आ जाएगी 40 अपॉन, सॉरी, ये हो जाएगा 300 अपॉन 30 + 10, 40 + 10 60, ये आ जाएगा 5 ओम। तो हमें मिल चुकी है स्टार में एक नेटवर्क, एक रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई है 5 ओम। ठीक है, ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे इस रेजिस्टेंस को। मान लीजिए इसका नाम मैंने दे दिया यहाँ पे आर सी, मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। तो आर सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपल जैसे हमने ये किया सेम वैसे करना है। आपको देखना है इसके दोनों साइड की ब्रांच कौन कौन सी हैं, दोनों साइड के रेजिस्टेंसेस को मल्टीप्लाई कर देना है 20 × 10, और ये सब में कॉमन आ जाएगा आपका 30 + 10 + 20। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये आ जाएगा 200/60। ओके, 200/60, और ये सॉल्व करके आएगा 20/6 ओम। 20/6 ओम क्या आ जाएगा, ये हमारा सॉल्व करके आ जाएगा। नेक्स्ट, अब हमारा बच गया, इसकी वैल्यू आई 20/6 ओम। आप इसको पॉइंट में भी निकाल सकते हो या फिर इस प्रकार से भी छोड़ सकते हो, ठीक है। अब आपका बच गया आर बी, आपको आर बी निकालना है। सो आर बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, सिंपल से ये आर ए था, ये आर सी था, तो आर बी आपका ये छूट गया लास्ट, है ना। तो अब आपको क्या करना है, इसको बनाना है। तो कैसे फॉर्मूला लगाओगे, आप दोनों साइड की ब्रांच को मल्टीप्लाई कर लोगे, 30 × 20। यही मैंने आपको फॉर्मूला कल बताए हैं, इसी आधार पे मैं ये क्वेश्चन को कर रहा हूँ। और ये हो जाएगा, और सब में सब उसका सीधे सीधे डायरेक्टली सम कितना हो जाएगा, 30 + 10 + 20। तो यहाँ से हमें आर बी मिल जाएगा 600/60। और मैं अगर इसको सॉल्व करता हूँ तो आर बी की वैल्यू मुझे मिल जाएगी कितना, 10 ओम। ओके, आर बी कितना आ गया, 10 ओम। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है ये आपका जो है सॉल्व हो चुका है। ये जो आपका डेल्टा कनेक्टेड नेटवर्क है वो बन गया है हमारा स्टार कनेक्टेड नेटवर्क में। तो ये तीन वैल्यू जो आपने डेल्टा में जोड़ी हुई है, 30, 20, 10 ओम, वो स्टार में हो जाएंगी 5, 20/6 और 10 ओम। तो यहाँ पर मैंने जो है इस डेल्टा नेटवर्क को स्टार नेटवर्क में बदल बदल दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या करोगे, डेल्टा से स्टार में चेंज करोगे।
नेक्स्ट प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पर एक स्टार कनेक्टेड नेटवर्क है जहाँ पर आपके 3 रेजिस्टेंस 20 ओम, 40 ओम, 60 ओम जो है कनेक्टेड हैं आपस में स्टार में, और आपको इस नेटवर्क को चेंज करना है डेल्टा में। तो मैंने कल आपको बताया था डेल्टा में जब हम चेंज करते हैं तो उसके लिए आप पहले यहाँ इसी के बाहर से ड्रॉ कर लो डेल्टा नेटवर्क। यहाँ से इस प्रकार से ड्रॉ करने में आपको आसानी हो जाएगी किस प्रकार से हम वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके भी कर सकते हैं, ठीक। अब मुझे बनाना है डेल्टा नेटवर्क। मान लीजिए हमारा आर ए रेजिस्टेंस है, ये आर बी रेजिस्टेंस है, ये आर ए ले लेता हूँ मैं इसको, ये आर बी ले लेता हूँ इसको, और आर सी ले लेता हूँ इसको, ठीक है। अगर ये आपकी ए ब्रांच है, ये आपकी बी ब्रांच है, ये आपकी सॉरी ये आपका ए है, ये आपका बी पॉइंट है, ये आपका सी पॉइंट है, तो ये वाला रेजिस्टेंस हो जाएगा आर ए बी, ये वाला हो जाएगा आर सी ए या फिर ए सी, है ना। इस प्रकार से चल रहा हूँ मैं, तो आर सी ए, ये वाला हो गया आर बी सी। तो अब आपको फाइंड करने हैं आर ए बी, आर सी ए और आर बी सी, है ना। तो सिंपल मैंने आपको बताया था, अगर आपको आर ए बी फाइंड करना है तो आपको देखना है कि आर ए बी वाली ब्रांच कौन सी है, ये ब्रांच है ए बी। अब आपने देखना है इस ब्रांच पे कौन से दो आपके जो हैं वो दो स्टार वाले रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं, आर ए और आर बी। तो आप क्या करते हैं, आर ए कल ही बताया था मैंने, आर बी प्लस हो जाता है ये आर ए आर बी अपॉन जो छूट गया आर सी। इस प्रकार से फाइंड कर दो डेल्टा में। सो आर ए की वैल्यू आपको गिवन है 60 प्लस 20 प्लस 60 इंटू 20 अपॉन आर सी कितना है 40, ओके। तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ यहाँ पे। सो ये हो जाएगा, और ये सॉल्व करके आ जाएगा 60 प्लस 20 प्लस 2 से 60 हो जाएगा 30 टाइम्स। सो ये हो जाएगा हमारा टोटल रेजिस्टेंस, इसका आ गया 60 प्लस 20 80 प्लस 30 110 ओम डेल्टा में। तो ये हमारा आया आर ए बी, मतलब इसका वैल्यू आ गया आपको 110 ओम, ओके। ऐसे ही आप फाइंड करोगे, ये हो गया आर ए बी, इसी प्रकार से आप फाइंड करोगे आर बी सी, और इसी प्रकार से आप फाइंड करोगे आर सी ए। सो आर बी सी हो जाएगा यहाँ पे आर बी प्लस आर सी प्लस आर बी आर सी अपॉन क्या छूट गया आर ए, जो छूट गया वो आपका नीचे आ जाता है। सो आर बी कितना है, पहले तो आप आर बी सी देखो कहाँ पे है, ये है आपका आर बी सी, है ना। ये वाला रेजिस्टेंस आपको फाइंड, ब्रांच कौन सी हो गई बी सी, ओके। तो इस पे कौन कौन सा रेजिस्टेंस कनेक्ट है, एक तो आपका बी कनेक्ट है, आपका ये वाला कनेक्ट है। तो 60 प्लस 40 प्लस 60 इंटू 40 डिवाइड में आ जाएगा आर ए कितना है आपका 20, तो 22 ज़ा 40, तो ये हो जाएगा 60 प्लस 40, ठीक है। यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, यहाँ आएगा 60, आर बी हो जाएगा 60, आर सी हो गया 40 प्लस 60 इंटू 40 अपॉन कितना आ जाएगा आर ए 20। सो 22 ज़ा 40, तो ये आपका हो गया 60 प्लस 40 प्लस 120, और ये आपका फाइनल सॉल्व करके आ जाएगा 60 प्लस 40 हो गया 100, 100 प्लस 120 220 ओम, ओके। 100 प्लस 120 कितना हो जाएगा 220 ओम। तो ये वैल्यू किसकी आई हमारी आर बी सी की, यानी कि ये हो गया हमारा 220 ओम का रेजिस्टेंस। और लास्ट आपका छूट गया आर सी ए, तो आर सी ए को भी आप इसी प्रकार से फाइंड करोगे जैसे आपने अभी आर बी सी फाइंड किया। सो आर सी ए हो जाएगा आपका, आर सी ए देखो कौन सी ब्रांच है, ये वाली ब्रांच है। तो आपको देखना है कौन कौन सा रेजिस्टेंस कनेक्ट है, 20 ओम एंड 40 ओम। तो 20 प्लस 40 प्लस 20 इंटू यही कर देना है आपको आर ए आर सी अपॉन क्या हो जाएगा आर बी, इसके अपॉन में आ जाएगा। तो आर बी की वैल्यू कितनी है, आर बी की वैल्यू है 60 ओम, यही है। सो ये अब हो जाएगा 20 इन 3 टाइम्स हो जाएगा। सो 20 प्लस 40 प्लस 40/3। सो ये सॉल्व करके आ जाएगा आपका ये टोटल सॉल्व करके आ जाएगा आपका 60 प्लस 40 100, और 100 में 120 अगर आप ऐड करोगे तो 220 ये आपका हो जाएगा 220/3 ओम,
लास्ट आपका जो ब्रांच का रेजिस्टेंस आएगा वो आपका आ जाएगा 220/3 ओम। तो ये हो गया आपका डेल्टा से डेल्टा कनेक्टेड नेटवर्क से स्टार कनेक्टेड नेटवर्क में कन्वर्जन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, स्टार से डेल्टा नेटवर्क बनाना और डेल्टा से स्टार नेटवर्क कन्वर्ट, डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना। सो स्टूडेंट, अब हम आज का मेन टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं, जो है किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ को समझने से पहले हम जो है कैसे इसको सर्किट में अप्लाई करते हैं वो सीखेंगे, और उससे भी पहले हम सीखेंगे कि सर्किट में मेन कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, सर्किट्स के रिगार्डिंग क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ होती हैं, क्या क्या इसमें एलिमेंट्स यूज़ होते हैं। पहले हम उसके बारे में समझेंगे, सर्किट को एनालाइज करेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे किस प्रकार से जो है केसीएल अप्लाई किया जाता है और किस प्रकार से हम केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ को अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर्किट की। तो सर्किट में सबसे पहली चीज़ जो यूज़ होती है वो होती है एलिमेंट्स। अब यहाँ पर आपको जो दिख रहे हैं वोल्टेज R1, R2, R3, ये सारे के सारे क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। बट ये एलिमेंट्स तब इनको एलिमेंट्स माना जाएगा जब ये सर्किट में कनेक्टेड नहीं है। ये अभी आप सर्किट में कनेक्ट हो चुके हैं, तो अब ये ब्रांच बन चुकी हैं, सारी की सारी क्या बन चुकी हैं, ब्रांच, क्योंकि इनमें करंट फ्लो होना, क्योंकि वोल्टेज लग गया तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, तो ये ब्रांचेज मानी जाएंगी। बट बिना सर्किट में कनेक्ट करने से पहले अगर आपके पास वोल्टेज रेजिस्टेंस आपको दे दिया जाए तो वो क्या होते हैं, आपके एलिमेंट्स होते हैं। वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, है ना, ये सारे के सारे आपके एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स आपके दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका एक्टिव एलिमेंट्स, या फिर एक्टिव सोर्स भी, एक्टिव एलिमेंट बोल सकते हैं, या फिर एक्टिव कंपोनेंट बोल सकते हैं। तो एक्टिव एलिमेंट का मतलब वो एलिमेंट्स जो क्या करते हैं, सर्किट में पावर को क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। एलिमेंट्स whose supply power to the circuit, जो सर्किट में पावर को क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं, या सर्किट में जो है पावर को क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं। यानी कि जहाँ से वोल्टेज, जहाँ से पावर, इलेक्ट्रिक पावर जो है क्या होती है, डिलीवर होती है, सप्लाई होना शुरू होती है, उसे क्या बोलते हैं, हम एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। तो एक्टिव एलिमेंट के आपके एग्जांपल हो जाएंगे वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स आते हैं आपके एक्टिव एलिमेंट के अंदर। वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स ये क्या होते हैं, हमारे एक्टिव एलिमेंट होते हैं। आप नोट भी करते जाइए, जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आप कॉपी में लिखते जाइए, नोट्स भी प्रॉपर बनाते जाइए, तो उससे क्या होगा कि आपको पढ़ने में आसानी रहेगी, आसानी से सारी की सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो ये होंगे पहले एलिमेंट्स, एक्टिव एलिमेंट्स। अब आते हैं हम पैसिव एलिमेंट्स के ऊपर। पैसिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, whose receive electrical power and converted into other form। तो जो उस इलेक्ट्रिकल पावर को रिसीव करते हैं, उस इलेक्ट्रिकल पावर को क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, और यूटिलाइज करने के बाद अलग फॉर्म में उसको चेंज कर देते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे पैसिव कंपोनेंट या फिर पैसिव एलिमेंट्स होते हैं। और पैसिव एलिमेंट में आपके आते हैं रेजिस्टेंस R, इंडक्टेंस L और कैपेसिटेंस C, RLC। ये हमारे कैसे एलिमेंट्स हैं, ये हमारे हैं पैसिव एलिमेंट्स। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, जिसे हम कहते हैं नोड। अब नोड की जब हम बात करते हैं तो नोड क्या होता है, अ पॉइंट दैट कनेक्टेड टू और मोर एलिमेंट।
सर्किट में इस प्रकार का पॉइंट जो क्या करता है, कम से कम दो एलिमेंट को या फिर उससे ज़्यादा एलिमेंट को क्या करता है, कनेक्ट करता है, उस पॉइंट को कहते हैं हम नोड। अब जैसे यहाँ पे मैंने एक सर्किट बनाया हुआ है, यहाँ पे आपको बताना है कितने नंबर ऑफ नोड्स होंगे। तो सिंपल है, दो एलिमेंट्स। अब देखो वोल्टेज सोर्स और करंट, ये भी दो एलिमेंट हैं एक तरफ से। तो यहाँ पर पहला नोड हमें मिल गया है ए नोड। ओके, यहाँ पर देखिएगा आप, यहाँ पे दो से ज़्यादा हैं, R1 R2 R3 कनेक्ट हैं, तो ये नोड हो गया आपका बी नोड। ठीक, अब यहाँ पर R2 R3 कनेक्ट है। R2 और R3 कहाँ पे कनेक्ट है, ये R2 है आ गया, ये R3 है, ये सी नोड आपका होगा। ये कौन सा नोड हो गया हमारा, सी नोड। यहाँ पर जो है ये नोड कौन सा है, सी नोड। अब ये सी नोड है, तो ये डी नोड, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप, R1 और V1 यहाँ पे अब देखिए ये जो वोल्टेज सोर्स है हमारा, ये वोल्टेज सोर्स भी हमारा R3 से ही कनेक्ट है, और ये R2 भी हमारा R3 से ही कनेक्ट है, यानी कि R3 जो है V से भी कनेक्ट है और R2 से भी कनेक्ट है। तो इसीलिए ये C क्या हो जाएगा, हमारा एक ही नोड माना जाएगा, जिसे हम कॉमन नोड बोलते हैं। अलग अलग नोड नहीं होंगे, ये हमारा एक ही नोड होगा। ठीक है, तो जहाँ पे सेम कंपोनेंट आपको दिख रहे हैं, जैसे R3 R2 के साथ भी कनेक्ट है, V के साथ भी कनेक्ट है यहाँ पे, है ना, तो ये एक ही नोड माना जाएगा, सी नोड। तो इस सर्किट में नंबर ऑफ नोड्स कितने हो गए, ए बी सी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स हो गए आपके कितने, 3। तो सबका क्लियर है। अब पॉइंट, सर्किट में एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर कम से कम दो एलिमेंट या फिर उससे ज़्यादा एलिमेंट कनेक्ट होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। सबके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसमें ब्रांच। अब हम बात करते हैं ब्रांच की। अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर मैं इन यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं, इनको सर्किट में यूज करने से पहले वो एलिमेंट माने जाते हैं। जब हम उनको सर्किट में यूज कर लेते हैं तो वो ब्रांच बन जाता है, ब्रांच बन जाती है। तो यहाँ पर अगर मैं ब्रांच की बात करूँ तो कितनी ब्रांच होंगी, जितने यहाँ पे एलिमेंट्स, ब्रांच बन जाता है का मतलब है कि जब हम उसको सर्किट में यूज कर लेते हैं तो करंट फ्लो होने लग जाती है ना, और जब से करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है तब से हम उसको एज ए ब्रांच कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे ब्रांच हो जाएगी R1 R2, ये सारे के सारे ब्रांच का रूप हो जाएगा। वोल्टेज, रेजिस्टेंस, तो टोटल ब्रांचेस मानी जाएंगी 1 2 3 4। तो हमारी ब्रांच हो गई 4। कितनी ब्रांच हो मानी जाएंगी, 4 ब्रांचेस हो गई। तो ये आपके ब्रांच होते हैं। ओके, नेक्स्ट इसमें आता है, नोड के बाद आता है जंक्शन। ब्रांच हो गया, ब्रांच के बाद आता है जंक्शन। क्या आएगा, जंक्शन। अब जंक्शन क्या होता है, अ पॉइंट वेयर मोर देन 2 एलिमेंट्स कनेक्टेड। जहाँ पर दो से ज़्यादा एलिमेंट्स क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, जंक्शन कहते हैं। दो से ज़्यादा, दो नहीं, दो से ज़्यादा जहाँ पे कनेक्ट होगा वो जंक्शन होता है। ठीक है, या जहाँ पे दो से ज़्यादा ब्रांचेस कनेक्टेड होंगी उसको क्या बोलते हैं, जंक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पर बी, अब बी पे देखो कितनी ब्रांच कनेक्ट है, कितनी ब्रांचेस, एलिमेंट्स नहीं, 2 एलिमेंट्स नहीं, 2 ब्रांचेस, मोर देन 2 ब्रांचेस। अगर दो से ज़्यादा ब्रांचेस कनेक्ट हैं तो वो हो जाएगा हमारा जंक्शन। उसे क्या बोलते हैं, जंक्शन। तो जंक्शन देखो, बी पे देखो, एक हमारी ये वाली ब्रांच कनेक्ट है V R1 B। इस बी पे देखो कौन कौन से कनेक्ट है, R1 B1 R3, है ना, दो से ज़्यादा कनेक्ट है, ये कनेक्ट है। तो अब आप देख रहे हैं बी हमारा क्या होगा, यहाँ पे जंक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, इस बी पे बहुत सारी ब्रांचेस कनेक्ट हैं, 1 2 3 4 ब्रांच कनेक्ट है, 1 2 3 4 ब्रांच, 4 ब्रांचेस इस पे कनेक्टेड हैं इस बी पॉइंट पे। तो बी क्या है, यहाँ पे हमारा जंक्शन हो गया। ठीक है, और सी पे भी आप देख रहे हैं कितने कनेक्टेड हैं, 1 2 3। तो बी और सी हमारे क्या हैं, यहाँ पे दोनों के दोनों क्या हैं, जंक्शन माने जाएंगे। जहाँ पर जो है मोर देन 2 ब्रांचेस कनेक्टेड होगी वो हमारा क्या होता है, जंक्शन होता है। तो बी यहाँ पे जंक्शन है और सी भी यहाँ पे क्या है, जंक्शन है। ठीक है, क्योंकि सी पे भी आप देख रहे हैं R2 कनेक्टेड है, R3 कनेक्टेड है और ये भी कनेक्टेड है, तो दो से ज़्यादा यहाँ भी कनेक्टेड है। तो जहाँ पर भी आपको लगेगा कि दो से ज़्यादा ब्रांचेस कनेक्टेड है, वहाँ पर क्या होगा, वो पॉइंट कहलाता है जंक्शन। और नोड क्या होता है, नोड में कम से कम 2 पॉइंट कनेक्टेड होते हैं, है ना। तो एवरी नोड इज तो नोड आपका क्या हो जाएगा, नोड और ब्रांच जंक्शन में यही डिफरेंस होता है। नोड में कम से कम 2 होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी कनेक्ट होते हैं, ब्रांच। ओके,
और नोड जंक्शन की अगर मैं बात करूं तो जंक्शन में कम से कम तो नहीं, लेकिन उसमें 2 से ऊपर जो होनी चाहिए ब्रांचेस कनेक्टेड होनी चाहिए। नोड में कम से कम 2 हैं और ब्रांच में 2 से ऊपर कनेक्ट होनी चाहिए। ये आप ध्यान रख लो, ये कॉन्सेप्ट है इसका नोड और जंक्शन का। अब हम जंक्शन और नोड के बाद बात करते हैं। इसमें बात आती है इसमें लूप की। किसकी बात आती है? लूप। आपने सुना होगा लूप। अब इसमें लूप का मतलब होता है अ क्लोज पाथ, अ क्लोज्ड पाथ, एक बंद पाथ। क्या होगा आपका यहाँ पर लूप। अब जैसे ये देखो, ये पूरा ये ए बी, अगर मैं इसको सी पॉइंट देता हूँ और मान लीजिए मैं इसको डी पॉइंट दे देता हूँ, है ना, पढ़ने के लिए ओनली, ठीक है। ये नोड नहीं है, मैंने यहाँ पे डी लिख दिया तो इसका मतलब ये मैंने यहाँ पे डी लिख दिया और यहाँ पे मैंने ई लिख दिया, इसका मतलब ये नोड नहीं है। बस मैंने ये लूप पढ़ने के लिए यहाँ पर डी और ई लिखा है। अगर इस सर्किट में अगर मैं नोड की बात करूँगा तो नोड आपके यही होंगे ए बी सी। ये मैंने सिर्फ लूप को पढ़ने के लिए डी और ई नाम दिए यहाँ पे, ठीक है। तो लूप होता है क्लोज पाथ। देखो पहला क्लोज पाथ आपका ये है ना, ए बी सी, ए बी सी ई ए, एक क्लोज पाथ ये है। एक क्लोज पाथ आपका ये भी है, बी डी सी बी, है ना। एक क्लोज पाथ आपका पूरा ये भी है, ए बी डी सी ई, ये भी आपका एक क्लोज पाथ है ना। तो जितने इसमें क्लोज पाथ बन रहे हैं, एक क्लोज पाथ, उसी को हम क्या कहते हैं? लूप कहते हैं। जितने भी इसमें क्लोज पाथ बनेंगे वो क्या कहलाएगा? लूप कहलाएगा। तो पहला लूप L1 की अगर मैं बात करूं तो पहला लूप, पहले हम इस पूरे को ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए बी डी सी ई ए, ये पूरा एक लूप हो गया। सेकंड लूप की मैं बात करूं, सेकंड लूप होगा हमारा ए बी सी ई ए बी सी ई ए, ये वाला ए बी सी ई ए, है ना। और थर्ड लूप की मैं बात करूं तो ये है हमारा बी के बाद क्या आएगा? डी सी और बी, है ना, बी डी सी बी। ये भी हमारा क्या बन गया? एक लूप बन गया। तो आप देख रहे हैं इसमें कितने लूप बन रहे हैं? टोटल लूप बन रहे हैं इसमें 3 लूप हमारे बन रहे हैं। तो लूप आपका क्या होता है? एक क्लोज पाथ होता है। सर्किट के अंदर के जितने भी क्लोज पाथ बन रहे हैं वो आपका क्या होगा? लूप कहलाएगा। नेक्स्ट इसमें टर्मिनोलॉजी आती है मैश। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी क्या आती है इसमें? मैश, ठीक है। मैश, तो मैश क्या होता है आपका? देखिए मैश भी आपका एक क्लोज पाथ ही होता है, ठीक है। मैश भी आपका क्या होता है? एक क्लोज पाथ ही होता है। लेकिन लूप और मैश में डिफरेंस क्या होता है? लूप को आपने देखा, ये बड़ा बाहर वाला ए बी डी सी ई, है ना, ए बी डी सी ई, ये एक लूप बना। इसके अंदर भी एक लूप बना, ये वाला एक लूप ये भी बना। लेकिन लूप और मैश में यही अंतर होता है, लूप को तो आप डिवाइड कर सकते हो, है ना, ये क्योंकि यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है ये बड़ा जो लूप है इसको ये डिवाइड हो रखा है फिर अंदर के 2 लूपों में। बट मैश जो होता है वो कभी भी डिवाइड नहीं होता है। तो लूप और मैश में यही फ़र्क है, होते दोनों क्लोज पाथ ही हैं, बट मैश को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो। मैश कैन नॉट फर्दर डिवाइड, मैश को आप डिवाइड नहीं कर सकते हो। तो इसमें आपको पता चल गया होगा जब मैंने आपको बता दिया है कि जो लूप होता है वो फर्दर डिवाइड हो सकता है बट मैश नहीं हो सकता है। इसका मतलब जो बाहर वाला ए बी डी सी ई ए जो बाहर वाला है वो मैश नहीं हो सकता, क्योंकि ये बाहर वाला जो है 2 लूप में, अंदर वाले लूप में बटा हुआ है ना। मैंने क्या बताया? मैंने आपको बताया है कि मैश जो है बटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो बटा हुआ कौन से नहीं है? ये 2 नहीं बटे हुए, ए बी सी ई ए। तो मैश नंबर 1 हो जाएगा ए बी सी ई ए और मैश नंबर 2 हो जाएगा बी, ये वाला ए बी सी ए, हाँ ए बी सी ए, और ये हो जाएगा बी डी सी बी। ये अलग अलग दोनों क्या हो गए? मैश। तो ये हो गया आपका कुछ टर्मिनोलॉजी जो मैंने आपको बताना था, है ना। इस प्रकार से होता है। और एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला इसमें निकलता है, जो हमारे नंबर ऑफ मैश होंगे m इज इक्वल टू होता है, नंबर ऑफ मैश m इज इक्वल टू होता है p माइनस n प्लस 1, ठीक है।
अब यहाँ पे m क्या है, नंबर ऑफ मेश है, b मैंने आपको बताया ब्रांच है, n यहाँ पे क्या है, नोड है, और ये +1 है। तो अब आपको इसको क्या करना है, जस्टिफाई करना है क्या ये सही है या नहीं है। अब मैंने इसमें बताया आपको मैश कितने आए थे, आपके 2 आए थे, तो सॉल्व करके देखो ब्रांच कितनी आई थी, जितने भी एलिमेंट्स इसमें लगे हुए वो ब्रांच ही मानी जाती हैं। तो 1 2 3 4 इतनी ब्रांच है आपके पास, 4। नोड कितने हैं इसमें आपके, 1 2, ये नोड नहीं है, ये मैंने सिंपल नाम लिखे हैं। नोड वो पॉइंट होता है जहाँ पर कम से कम 2 एलिमेंट कनेक्टेड होते हैं, कम से कम 2 ब्रांचेस कनेक्ट होते हैं, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है। तो ये तो मैंने नाम लिखे थे ऐसी बात में, बट आपका नोड है यहाँ पे A B C है ना। तो नोड कितने आपके 3 और +1। देखिए इसको हल करके 2 आ रहा है नहीं आ रहा, देखो 4 - 3 1 + 1 आ गया। तो देखो ये फॉर्मूला भी यहाँ पे हमने जस्टिफाई कर दिया है, ठीक है। तो ये होगी इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी जो आपको समझानी थी मुझे, ठीक है। और ये हो गया आपका नंबर ऑफ मैश इक्वेशन, नंबर ऑफ मैश होती हैं ये b - n + 1। तो हमने यहाँ पे प्रूव भी कर दिया है, 4 ब्रांच यहाँ पे हैं, 3 नोड यहाँ पर है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें और छूट जाती है, इस 2 प्रकार की नोड्स होती हैं आपकी। एक होती है आपकी प्रिंसिपल नोड, एक होती है आपकी कॉमन नोड, सिंपल नोड। सिंपल नोड का मतलब होता है जहाँ पर 2 एलिमेंट कनेक्ट होते हैं, जहाँ पर 2 ब्रांचेस कनेक्ट होती है, जैसे वोल्टेज, एक वोल्टेज और एक R1 ये कनेक्टेड है, तो ये सिंपल नोड है A। ये आपका जैसे, ठीक है, सिंपल नोड है A। और बात करूँ मैं अगर प्रिंसिपल नोड की, दूसरी होती है हमारी प्रिंसिपल नोड। तो प्रिंसिपल नोड वो होती है जहाँ पे 2 से ज़्यादा एलिमेंट कनेक्ट होते हैं, जहाँ पर 2 से ज़्यादा एलिमेंट कनेक्ट होते हैं वो प्रिंसिपल नोड होती है। जैसे B और C यहाँ पे प्रिंसिपल नोड है। B पे देखो आप 1 2 3 कनेक्ट है, C पे देखो आप 1 2 3 कनेक्ट है। तो B और C कैसे हैं यहाँ पे, ये आपके प्रिंसिपल नोड है, ठीक है। तो सिंपल आपको समझ आना चाहिए, नोड क्या हुआ, मैश क्या हुआ, लूप क्या हुआ, ये चीज़ें समझ आनी चाहिए। अगर ये चीज़ें आपकी समझ में आ गई तो आपको KCL, किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंपल टर्मिनोलॉजी, ठीक है। तो किरचॉफ करंट लॉ के अकॉर्डिंग, किरचॉफ करंट रूल के अनुसार किसी भी जंक्शन पे आने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं वो मैं बोल रहा हूँ, तो जो मैं बोल रहा हूँ आप जो है अपनी कॉपी में उस प्रकार से नोट्स भी बनाते जाइए, ताकि आपको बाद में पढ़ने में आसानी रहेगी। और इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एट एनी जंक्शन द algebraic sum of at any junction the algebraic sum of all currents is 0। किसी भी एक जंक्शन पे मिलने वाली या फिर किसी भी एक जंक्शन पर जो करंट का, जो धाराओं का जो बीजगणितीय सम होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ये है आपका किरचॉफ करंट लॉ। अब बीजगणितीय सम यहाँ पे मैंने लिखा है, इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले बात करता हूँ जंक्शन की। नोड, ब्रांच, जंक्शन में ये ऑलरेडी जो है, इसीलिए मैंने आपको पहले वो चीज़ें बताई हैं ताकि अब आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जंक्शन आपका वो पॉइंट होता है जहाँ पर कम से कम मिनिमम 3 ब्रांच क्या होती हैं, मिलती हैं। ब्रांच का मतलब होता है एलिमेंट, अगर कोई एलिमेंट है उसमें करंट फ्लो हो रही है तो वो एक ब्रांच बन जाता है, ये मैंने आपको बताया है। तो किसी भी जंक्शन पे कम से कम जो है 3 ब्रांच मिलती हैं, ठीक है। तो किसी भी जंक्शन पे आने वाली या मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, सम होता है। अब हमें अलजेब्रिक सम समझना है कि अलजेब्रिक सम क्या होता है। मान लीजिए ये यहाँ पर एक जंक्शन है और इसमें जो है ये आपकी करंट्स हैं बहुत सारी। माना ये I1 करंट है, ये इस जंक्शन की तरफ आ रही है, ये I2 करंट है, ये भी इस जंक्शन की तरफ आ रही है, ये I3 करंट जा रही है, I4 करंट इन कर रही है, अंदर आ रही है, I5 करंट जा रही है, I6 करंट इन कर रही है। अब अलजेब्रिक सम का मतलब होता है जो करंट आप जंक्शन की तरफ आएगी, है ना। मान लीजिए यहाँ पर ये जंक्शन है A, अगर करंट जंक्शन की तरफ आ रही है तो हम उसको पॉजिटिव साइन देंगे। कौन सा साइन देंगे,
पॉजिटिव साइन। अगर करंट जंक्शन की तरफ इंटर कर रही है तो पॉजिटिव में हम उसको दिखाएंगे। अगर जो है यहाँ पर ये ए क्या है, जंक्शन का मैंने नाम दे दिया है, ठीक है। अगर करंट जो है जंक्शन से अवे जा रही है, बाहर की तरफ जा रही है, तो हम उसे नेगेटिव साइन देंगे। तो यही अलजेब्रिक सम होता है। करंट को मतलब हमें जो है अलजेब्रिक सम का मतलब होता है कि हमें अब उस करंट को जो है उसके साइन के अकॉर्डिंग क्या करना है, दर्शाना है और उनको ऐड करना है। और उनको ऐड करेंगे तो उनका सम कितना आना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैंने कुछ करंट लिए हैं, तो यहाँ पर इसको समझते हैं हम। अब इसमें इनकमिंग करंट I1 इनकमिंग करंट है तो पॉजिटिव आ गई, I2 इनकमिंग करंट है तो वो भी पॉजिटिव आ गई। I3 देखो, I3 क्या है, ये जंक्शन है आपका, लेकिन ये एरो इसका बाहर की तरफ यानी कि आउट गोइंग है, बाहर की तरफ जा रही है, तो ये माइनस I3 आ जाएगा। I4 देखो आप जंक्शन की तरफ आ रही है तो ये प्लस I4 आ जाएगा। I5 जंक्शन से दूर जा रही है तो माइनस I5 आ जाएगा। ऐसी I6 जो है जंक्शन की तरफ आ रही है तो ये प्लस का हो जाएगा। तो ये हो गया आपका KCL। अलजेब्रिक सम का मतलब होता है उसकी पोलैरिटी, है ना। अलजेब्रिक सम का मतलब होता है करंट को हमने जो है उसके इंटर, जंक्शन की तरफ इंटर या फिर जंक्शन से अवे हो रही है तो उस हिसाब से हमने उसको क्या करना है, असाइन करना है। वही अलजेब्रिक सम होता है, ठीक है। जंक्शन की तरफ आ रही है तो पॉजिटिव साइन देंगे, जंक्शन से अगर दूर जा रही है तो हम उसे नेगेटिव साइन देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाता है। या फिर आप इसको अगर लिखें तो आप इसको कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I4 प्लस I6 इज इक्वल टू I3 प्लस I5। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, जो हमारी I1 है, I2 है, I4 है, I6 है, ये इनकमिंग करंट है, सारी की सारी क्या है आपकी इनकमिंग करंट है। और जो हमारी I3 है, और आपको दिख भी रहा है फिगर में, I3 बाहर जा रही है, I5 बाहर जा रही है, ये आउट गोइंग करंट है। ये क्या है, जंक्शन से बाहर जा रही है तो आउट गोइंग करंट है। तो किसी भी जंक्शन पे सम ऑफ इनकमिंग करंट, जो सम होता है इनकमिंग करंट का, वो बराबर होता है सम ऑफ आउटगोइंग करंट। तो इससे इस फॉर्मूले से क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या कंक्लूजन निकलता है, सम ऑफ ऑल। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ समझने के लिए, सम ऑफ ऑल इनकमिंग करंट, sum of all incoming current is equal to sum of all outgoing current। मतलब आने वाली धाराओं का योग जो होता है जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। ये होता है आपका किरचॉफ का करंट का नियम, ठीक है। तो ये हो गया आपका किरचॉफ करंट रूल कि किसी भी जंक्शन पे मिलने वाले सभी धाराओं का जो बीजगणितीय सम होता है वो 0 होता है। या फिर हम कहें किसी भी जंक्शन पे आने वाली करंटों का जो योग, आने वाली धाराओं का जो योग या फिर आने वाली करंट्स का जो योग होगा वो किसके बराबर होगा, जाने वाली करंट्स का योग। और आपने इसमें खास चीज़ का ध्यान रखना है, यदि जंक्शन की तरफ करंट आ रही है तो हम उसको पॉजिटिव साइन देंगे, यदि जंक्शन से जो है दूर जा रही है हम तो उसको नेगेटिव साइन देंगे। यहाँ पर साइन का बहुत बड़ा महत्व है, इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं करना है। तो ये है आपका किरचॉफ करंट लॉ। और किरचॉफ करंट लॉ जो है आपका आवेश संरक्षण के प्रिंसिपल पर क्या करता है, काम करता है, चार्ज कंजर्वेशन पे काम करता है। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया है, चार्ज कंजर्वेशन के रूप में क्या करता है, काम करता है। क्योंकि आपने यहाँ पे देखा है इस फिगर से आप देख सकते हैं जो मैंने लिखा था, I1 जो करंट इनकमिंग थी प्लस I2 माइनस I3 प्लस I4 माइनस I5 प्लस I6 इज इक्वल टू 0 था। तो सपोज अब I1 करंट को मैं लिख सकता हूँ Q अपॉन T, क्या लिख सकता हूँ, Q1 अपॉन T। अगर मैं एक निश्चित समय की बात करता हूँ तो इसका वैल्यू हो जाएगा Q1 अपॉन T, इसका वैल्यू हो जाएगा Q2 अपॉन T। इस प्रकार से ये आता जाएगा इज इक्वल टू 0। अगर मैं जो हूँ 1/t, यहाँ से टी सब में आएगा तो 1/t कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास बचता है Q1 प्लस Q2, है ना, माइनस Q3, इस प्रकार से बचेगा Q4 इज इक्वल टू 0 आएगा ये आगे करके, है ना।
तो ये टोटल हमारे पास लास्ट में मेरे पास आ जाएगा Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस Q5 इज इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं सभी जो है उनका जो सम आ रहा है, चार्ज देखो यहाँ पे चार्ज आ गया ना, तो चार्ज का जो सम आ रहा है वो क्या आ रहा है, लास्ट में आपको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज जो है आवेश को न तो बनाया जा सकता है और आवेश को नहीं नष्ट किया जा सकता है, आवेश को सिर्फ क्या किया जा सकता है, ट्रांसफ़र किया जा सकता है, आवेश को सिर्फ ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ये जो नियम होता है किरचॉफ करंट लॉ, KCL का जो आपका लॉ होता है वो जो है आपका किस प्रिंसिपल पे काम करता है, आवेश संरक्षण पे काम करता है, चार्ज कंजर्वेशन। ये भी पूछा जाता है, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कोई आप गवर्नमेंट सेक्टर की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे पूछा जाता है चार्ज कंजर्वेशन या फिर आवेश संरक्षण पे क्या करता है, ये जो है हमारा KCL काम करता है। तो आई होप KCL जो है सभी के समझ में आ गया होगा, किस प्रकार से इसमें हम करंट की डायरेक्शन को लेते हैं, वही चीज़ आपको समझनी है इसमें, ठीक है। तो ये हो गया आपका किरचॉफ करंट लॉ। अब हम बात करते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ की। किरचॉफ वोल्टेज लॉ मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ KVL, किरचॉफ का जो है वोल्टेज का नियम। किरचॉफ के वोल्टेज के नियम के अनुसार किसी भी एक मैश में मैश या फिर किसी भी लूप में, मैंने आपको मैश और लूप बताया था, लूप कैसे बनता है, लूप क्या होता है, आपका एक क्लोज पाथ होता है, जैसे ये क्लोज पाथ है, और मैश भी एक क्लोज पाथ ही होता है। बट लूप और मैश में मैंने आपको बेसिक डिफरेंस बताया था। लूप को हम डिवाइड कर सकते हैं, लूप को हम फर्दर डिवाइड करके लूप बना सकते हैं या मैश बना सकते हैं, लेकिन मैश को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। यहाँ पर ये मैश भी है और लूप भी है, ठीक है। तो किसी भी लूप या फिर किसी भी मैश में जो होता है वोल्टेज का जो अलजेब्रिक वोल्टेज, समस्त वोल्टेज का जो टोटल सम होता है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मान लीजिए ये V है, ये R1 है, ये R2 है, इस पर मान लीजिए वोल्टेज ड्रॉप कितना है, हमारा V1 आता है, इस पर वोल्टेज ड्रॉप कितना आता है, V2 आता है, क्योंकि सीरीज सर्किट है ना, तो ऑब्वियसली सी बात है इसमें वोल्टेज ड्रॉप मैंने V1 दे दिया, V2 दे दिया। तो किरचॉफ वोल्टेज नियम के अनुसार क्या होता है, इस समस्त जो है वोल्टेज, सोर्स वोल्टेज हो गया आपका, जितना आपका सोर्स का वोल्टेज है, और जो भी परिपथ में जितना भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, इसमें कितना वोल्टेज है और इसमें कितना वोल्टेज या फिर अन्य कितने इक्विपमेंट इसमें लगे हुए हैं, उन सब का सम क्या होता है, 0 होना चाहिए। तो V प्लस V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इन एनी क्लोज लूप, इन any closed loop the sum of all potential differences or voltages in any closed loop the sum of all potential differences और voltages is 0। किसी भी एक बंद परिपथ में या फिर किसी भी एक मैश में टोटल वोल्टेज का जो सम होता है, चाहे सोर्स वोल्टेज हो, चाहे किसी लोड के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रहा हो, उन सब को अगर मैं, उन सब वोल्टेजों को अगर मैं जोड़ूं तो उनका सम कितना होता है, 0 होता है। तो ये होता है आपका किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब ये तो आपका किरचॉफ वोल्टेज लॉ हो गया। अब किस प्रकार से हम जो है KCL और KVL को अप्लाई करते हैं, सबसे पहले हमें ये सीखना होगा। देखिए खास तौर पे KVL लगाते समय आपको पोलैरिटी का, आपको जो है चिन्हों का, साइन का विशेष ध्यान देना है, ठीक है। आप कैसे KVL लगा रहे हैं, क्लॉकवाइज लगा रहे हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज लगा रहे हैं, कैसे भी लगाओ आप, बस आपको जो है साइन का जो है ध्यान देना है। यहाँ पर अगर मैं एक सिंपल से एक रजिस्टर की बात करता हूँ, अगर यहाँ पे करंट इस तरह से इंटर हो रही है, करंट मतलब ऐसे करंट आ रही है, किसी यहाँ से करंट, ये जो है आई करंट यहाँ से आ रही है, तो आप इसको दोगे पॉजिटिव, इसको दोगे नेगेटिव पोलैरिटी। वोल्टेज जो हो गया यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा और ये उसकी नेगेटिव पोलैरिटी हो जाएगी, ठीक है। तो KVL लगाने के लिए आपको जो है, आप क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं, बस आपको सिर्फ पोलैरिटी का ध्यान देना है, ठीक है। अब एक न्यूमेरिकल की हेल्प से हम समझेंगे, एक हम प्रॉब्लम की हेल्प सबसे समझेंगे कि किस प्रकार से हम KVL को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं।
यहाँ पर मैं एक सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ। इस सर्किट में आपको दिख रहा है एक वोल्टेज सोर्स है हमारा, यहाँ पर एक करंट सोर्स है जहाँ से एक करंट आई आ रही है, और एक यहाँ पर एक क्या है हमारा रजिस्टर है। ठीक है, अब जब वोल्टेज सोर्स की मैं बात करता हूँ, ये वोल्टेज सोर्स है तो ऑब्वियसली सी बात है, अगर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो करंट यहाँ से आपकी क्या होगी, निकलेगी। अब मान लीजिए आप यहाँ से इस पर आप क्लॉकवाइज जो है क्या लगा रहे हैं, केवीएल अप्लाई कर रहे हैं, तो कहाँ से चलोगे आप, सबसे पहले आ जाएगा यहाँ से, तो हम इसको -V से स्टार्ट करते हैं, तो -V। अब देखिए, अब ये प्लस है तो ये भी इसका प्लस सिरा होगा, ये माइनस सिरा होगा, क्योंकि करंट मैंने क्या कहा है, जब करंट एंटर करती है तो रजिस्टर में जब करंट एंटर करेगी तो ये पॉजिटिव होगा और ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। बट अब इस पे वोल्टेज कितना है, इस पे वोल्टेज कितना होगा, क्योंकि ये करंट यहाँ से आई करंट आ रही है आर में, तो वोल्टेज कितना हो जाएगा, V = IR, यही तो होता है रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज, V = IR ही होता है प्लस। लेकिन अब आपको ध्यान क्या देना है, देखिए वही चीज़ मैंने जो आपको बताया है, ये तो प्लस आपका आ गया, ठीक है, क्योंकि भाई आप कहाँ से जा रहे हो, क्योंकि रजिस्टर में करंट एंटर कर रहे हो तो आपने प्लस पोलैरिटी ले ली है। बट आपको देखना है जो ये करंट आगे से आ रही है, ये देखो ये अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, यहाँ से नहीं आ रही है करंट, यहाँ से आ रही है, तो इसलिए हम क्या ले लेंगे, इसमें जो वोल्टेज आएगा वो क्या आएगा, -IR। ठीक है, अब कोई और है यहाँ पे वोल्टेज सोर्स दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, तो = क्या हो जाएगा, 0। ये वोल्टेज प्लस इसके क्रॉस वोल्टेज = 0। यही तो मैंने केवीएल बताया आपको, ये किसी भी बंद परिपथ में पोटेंशियल डिफरेंस का अगर मैं सम करूं तो कितना आता है, 0 आता है, तो वही चीज़ मैंने कर दिया है यहाँ पे। तो यही यहाँ पर आपको ये चीज़ देखनी है, करंट की डायरेक्शन किधर को है। ये तो चलो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ करंट ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, यहाँ से करंट निकल रही है, आप एंटी क्लॉकवाइज लगा रहे हो, चाहे आप क्लॉकवाइज लगा रहे हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज लगाओ, लेकिन आपको पोलैरिटी का ध्यान देना है, पोलैरिटी आपने गलत नहीं करनी है। आप माइनस ले रहे हो तो फिर आप ये प्लस, तो इस तरह से इसको लेना है आपको, या फिर आप प्लस ले फिर एंटी क्लॉकवाइज लगाओ तो भी इसका आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, यही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पे। तो -V अब जो है ये -I क्यों हुआ, क्योंकि जो करंट आ रही है लोड में वो अपोजिट फेज से आ रही है, इसलिए ये माइनस हो गया। तो ये फाइनल हमारे पास अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये आता है V + IR, ये V उधर चला जाएगा 0 से, IR उधर चला जाएगा 0 से, तो कितना हो जाएगा, V + IR = 0। ये हमने क्या कर दिया है, सॉल्व कर दिया है इसको। तो हम KCL को यहाँ पर एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम KCL अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 करंट सोर्स आपको दिखाए हैं, ये 3 एम्पेयर का करंट सोर्स है और ये हमारा 4 एम्पेयर का करंट सोर्स है, और आपने 30 ओम के पे जो है करंट की वैल्यू को निकालना है। अब देखिए अब मैं इस जंक्शन की बात करता हूँ, यहाँ पे जंक्शन ये है तो इस जंक्शन की मैं यहाँ पे बात करता हूँ, इस जंक्शन की बात करता हूँ। देखिए इस जंक्शन पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ से 4 एम्पेयर करंट आ रही है, तो जब करंट आती है जंक्शन की तरफ तो कैसे लेते हैं हम उसको, पॉजिटिव, यानी कि 4 लेंगे। अब देखो यहाँ इस जंक्शन से करंट दूर जा रही है तो मैं इसको कैसा लूँगा, -3, है ना, करंट दूर जा रही है तो -3। और यहाँ भी करंट देखो यहाँ आ रही है तो करंट दूर जा रही है, यानी कि उससे बाहर की तरफ जा रही है, तो माइनस लूँगा इसको भी, = 0। यही होता है, यहाँ पे मैंने KCL अप्लाई किया है। ध्यान से देखिए कैसे KCL अप्लाई किया जाता है। ये 4 एम्पेयर की करंट यहाँ से इस नोड पे जो है, देखो ये 4 एम्पेयर करंट यहाँ आ रही है, तो जब इनकमिंग करंट होती है तो मैंने बोला उसको पॉजिटिव साइन लेना है। आउट गोइंग करंट देखो इस जंक्शन से ये करंट दूर जा रही है ना, तो ये -3 हो गया, और ये भी आई करंट भी इस जंक्शन से दूर जा रही है तो -I हो गया, तो ये बन गया आपका 0। अब यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हैं 4 - 3 1 -I = 0, और I = क्या हो जाएगा, ये I वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा 1, आ गया I की वैल्यू 1 एम्पियर। इस प्रकार से हम जो है KCL को अप्लाई करते हैं। जहाँ पर भी आपको किसी भी जंक्शन में कहीं पर भी अगर आपके पास करंट्स दे रखे हैं तो आप आसानी से किसी भी ब्रांच के क्रॉस करंट या वोल्टेज फाइंड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ KCL एंड KVL। तो स्टूडेंट KCL और KVL को समझते हैं अब इस प्रॉब्लम से, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम KCL को कैसे अप्लाई करते हैं और KVL को कैसे अप्लाई करते हैं। यहाँ पर मैंने एक सर्किट ले रखा है, यहाँ पर मैंने एक जंक्शन ले लिया है, इस जंक्शन पे मैं मानता हूँ यहाँ पर हमारी इनकमिंग करंट देखिए, यहाँ से 2 एम्पेयर की इनकमिंग करंट आ रही है, और यहाँ पर जो 1 एम्पेयर करंट है यहाँ से वो आउट गोइंग करंट है ना, आपको दिख रहा होगा, ये बाहर की तरफ एरो बना रखा है,
ये आपको दिख रहा है, इसमें करंट आ रही है और यहाँ आपको करंट का पता नहीं है। तो सिंपल केसीएल में क्या होता है, मैंने आपको बताया किसी भी जंक्शन पे इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट होता है। अब आप इस सर्किट में देखिए इनकमिंग करंट कौन सी है, 2 एम्पियर की इनकमिंग करंट है। इसका मतलब सिर्फ 2 एम्पियर की ही आपकी क्या है, इनकमिंग करंट है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इस जंक्शन पे इनकमिंग करंट जो होनी चाहिए वो आउटगोइंग करंट के बराबर होनी चाहिए। एक आउटगोइंग करंट हमारी 1 एम्पियर है, यानी कि यहाँ भी जो करंट होगी वो भी कैसी होगी, आउटगोइंग ही होगी। ठीक है, तभी तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 एम्पियर हो जाएगा। यानी कि इस वाली ब्रांच में जो करंट फ्लो होगी हमारी आई, वो कितनी एम्पियर की करंट फ्लो होगी, 1 एम्पियर की करंट हमारी क्या होगी, इसमें फ्लो हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आई की वैल्यू हमें मिल गई है, 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। अब बात आती है, ये तो हमने केसीएल लगा के निकाल दिया, इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। अब बात आती है मुझे ये इस आर की वैल्यू निकालनी है, इस आर रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हम करेंगे इसमें केवीएल अप्लाई। तो यहाँ पर आपको एक करंट सोर्स दिख रहा है, जब हम केवीएल को अप्लाई करते हैं करंट सोर्स के पैरेलल में अगर कोई भी वोल्टेज सोर्स नहीं है तो यहाँ पर हम इसको लूप नहीं मानते हैं, ये वाला हम इसको लूप नेगलेक्ट कर देते हैं, ये लूप नहीं माना जाता। तो हमारे पास सिंपल एक ही लूप बच गया। जब ये लूप नहीं माना जाएगा तो हमारे पास सिर्फ यही लूप बच जाता है। यहाँ से मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। तो हमारे पास सिर्फ एक ही लूप बचा है अब, ए बी सी डी ए। ये हमारा कोई लूप नहीं है। तो हम इस लूप में केवीएल जब अप्लाई करेंगे तो हम कैसे अप्लाई करते हैं इस बार में तो हम केवीएल अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से हम चलते हैं -6 प्लस, अब देखिए जो करंट है 1 एम्पियर की वो इधर को फ्लो हो रही है ना, इधर को फ्लो हो रही है, यानी कि इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। लेकिन आप चल ऐसे रहो, यानी कि आप कैसे चल रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो ना, करंट की अपोजिट, करंट ऐसे आ रही है और आप ऐसे चल रहे हो, यानी कि अपोजिट चल रहे हो। तो करंट तो हम लिख देंगे -1 एम्पियर, और इस रेजिस्टेंस में कितना वोल्टेज आएगा, -1 × R। ठीक है, और इस पे कितना वोल्टेज होगा, देखो 12 ओम का रेजिस्टेंस है और 1 एम्पियर की क्या है इसमें करंट फ्लो हो रही है। तो वोल्टेज कितना होता है भाई, V = IR। V = क्या होता है, IR। तो I कितना है 1 एम्पियर, R कितना है 12, तो कितना हो जाएगा +12, ये प्लस पोलैरिटी आ जाएगी 0, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा -6 -R +12 = 6 0। सो यहाँ से हो जाएगा -6 + 12 करेंगे तो मैं कितना आएगा, ये 6 आएगा =-R। सो R कितना हो जाएगा हमारा, सॉरी 6 R हो जाएगा ना। तो R हमारा कितना हो जाएगा 6 ओम। यहाँ से जो है केवीएल लगा के देखो, हमने वैसे करंट वोल्टेज फाइंड करते हैं लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस फाइंड करना था, तो रेजिस्टेंस ही फाइंड कर देना है। कुल मिला के बात यह है कि जब आप केवीएल अप्लाई करते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, पोलैरिटी का ध्यान रखना है, कौन सा साइन का ध्यान रखना है। जब आप क्लॉकवाइज चलोगे तो जैसे आप ये चल रहे हो एंटी क्लॉकवाइज चलो तो वोल्टेज का पहला साइन ले रहे हो, तो सेम आपको यहाँ भी ऐसा ही करना है, पहला साइन लेना है। अगर यहाँ पर पहला साइन प्लस है उसी हिसाब से आपको चलना है ना। इसका आपने लास्ट साइन, इसका आपने ये साइन लिया तो ऐसे ही आपको लेना है, इसका फर्स्ट साइन लिया, इसका भी फर्स्ट साइन लोगे, इसका भी आप फर्स्ट साइन लोगे। अगर ऐसे चलोगे तो सेम वैसे ही करना है, जो भी साइन आप लोगे प्रत्येक वोल्टेज का आपको वही साइन लेना है। तो इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न आपको नहीं रहेगा, आसानी से आप जो है केवीएल जो है आसानी से अप्लाई कर पाओगे किसी भी सर्किट में।